ठीक है भाई। तो आगे मैंने सोच रखा था कि आज की क्लास में आपको फ्लेक्स पढ़ाऊंगा, फ्लेक्स बॉक्स। लेकिन उससे पहले हमारी काफ़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो अभी रह रही हैं पीछे की। तो आज उसको कवर कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। और आप लोग को याद होगा कि पीछे अब से कुछ 3-4 क्लास पहले मैं एक बात कर रहा था एक वेबसाइट की जो लेआउट्स को डाउनलोड करके रखता है, सेव करके रखता है। ठीक है। और हम मंत्रा डाउ, ये जो देखो ये सामने भी आ रहा है, इसी को हम ढूंढ रहे थे लास्ट टाइम के। इसका जो एक पुराना लेआउट था उसके अंदर हमने कोई फीचर देखा था यूआई का, उसको ढूंढ रहे थे। तो मेरे वो वेबसाइट याद आ गई, उसका नाम था वे बैक मशीन। ठीक है। ये एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट्स का लेआउट सेव करके रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर देखो इसी को खोले हम, क्या यूआरएल था इसका? मंत्रा चेन डॉट आईओ। मंत्रा चेन। तो यहाँ पर आपको यूआरएल एंटर करना है और एंटर का बटन दबाना है। तो ये देखो डेटा आपको शो करेगा कि किस किस ईयर में इसके अंदर चेंजेस आए। तो पीछे तो कभी कोई चेंज आया नहीं है। 2023 में चेंज आया है, 2024 में, 25 में और जो हम ढूंढ रहे थे वो इसके अंदर है नहीं, क्योंकि वो डोमेन कुछ दूसरा था, वो मंत्रा डॉट डाओ करके था या कुछ था, मुझे याद नहीं है। लेकिन इस वाली वेबसाइट के अंदर भी काफी अच्छे इन्होंने चेंजेस किए हैं, 25 के अंदर भी, 15-25 के अंदर। तो अभी अगर देखोगे तो मंत्रा चेन डॉट आईओ को अगर आप ओपन करोगे, देखो अभी इस टाइम इसका लेआउट क्या है। इसका लेआउट है थोड़ा और जूम आउट करता हूँ। बड़ा सिंपल सोबर सा लेआउट है। स्लाइडर्स हैं यहाँ पर, यहाँ कुछ टॉगल्स हैं। और यहाँ पर भी आई थिंक ये स्लाइडर ही है, हाँ देखो स्लाइडर है। और ये फुटर। सही है। तो इस वक्त तो आप देखो लेआउट ये है हमारे पास। लेकिन अगर हम चलते हैं इसको देखते हैं 2023 में, 2024 को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अब देखो ये मंथ वाइज आपको दिखा रहा है कि जनवरी में यहाँ यहाँ पर चेंज आया, फरवरी में जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते होंगे उनको ये सेव करके रखता है। जो बड़ा चेंज होता है उसको बड़े बड़े उसमें दिखा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे पीछे का कोई चेक करते हैं, तो जनवरी का चेक करते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ये जनवरी का जो इसका लेआउट था वो आपको शो करेगा। ये बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था मैं आपको। इसका नाम है वे बैक मशीन डॉट आईओ डॉट ओ आर जी है क्या है। देखो कुछ ये लेआउट था इसका। ठीक है। उस वक्त कब था ये वाला लेआउट? जनवरी, 17 जनवरी 2024 को इसमें कुछ चेंज हुआ होगा। तो ये उस टाइम का लेआउट है। देखो इस तरह से कुछ लेआउट था यहाँ पर। ये सब कार्ड्स वगैरह बने हुए थे। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, अभी ये लोड नहीं हो पाया शायद सही से। ये फुटर है। ठीक है भाई। तो कुछ इस तरह का लेआउट था यहाँ पर। काफ़ी अच्छे अच्छे लेआउट के ऊपर ये काम करते हैं। हम्म, अच्छी टीम है शायद इनकी कोई। चलो खैर। तो इसका नाम था वे बैक मशीन। आप सर्च करोगे गूगल पर तो ये वेबसाइट आती है वे बैक मशीन करके। ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस भी वेबसाइट का यूआरएल डालते हो तो उसके अंदर जो लेआउट में जो जो चेंज आए होंगे पहले, वो सब आपको शो कर देता है। चलो खैर। तो देखो इसके अंदर आप सीएसएस के अंदर देखोगे तो हमने काफी सारी चीजें खत्म करी है इसके अंदर, कंप्लीट करी है। सिंटैक्स सेलेक्टर्स, हाउ टू ऐड सीएसएस और वेयर टू ऐड सीएसएस। कमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, कलर्स, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विद, बॉक्स मॉडल, आउटलाइन। ठीक है। आउटलाइन बॉर्डर की तरह ही होता है, बॉर्डर की तरह ही अप्लाई होता है, कोई खास फर्क नहीं है। और बॉर्डर के साथ ही ऐड होता है वो बॉर्डर के बाद। फिर टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, टेक्स्ट अलाइन है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। फ़ॉन्ट की आपने पढ़ी, फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली। और आइकन्स, लिस्ट, टेबल, डिस्प्ले, मैक्स विद, पोजीशन, जी इंडेक्स, ये आपने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है ये सब। ओवरफ्लो आपने बहुत पहले पढ़ लिया था। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़नी है। सीओडो क्लास, सीओडो एलिमेंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है।
अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कॉम्बिनेटर्स को। कॉम्बिनेटर क्या है? ये सीएसएस के सिलेक्टर्स का पार्ट है। तो सीएसएस के सिलेक्टर्स हमारे अभी रह रहे हैं थोड़े से, ठीक है, तो उन्हीं की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, ये बंद करता हूँ मैं। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं हम जिसका नाम रखते हैं कॉम्बिनेटर्स, ठीक है, .html। तो बेसिकली ये पार्ट है सीएसएस का, ठीक है। तो मैंने आपको कौन कौन से सेलेक्टर्स पढ़ा दिए? यूनिवर्सल सेलेक्टर, और मैंने आपको पढ़ा है सिंपल सेलेक्टर्स, जैसे जैसे कि नेम सेलेक्टर, या फिर क्लास सेलेक्टर, या आईडी सेलेक्टर, ठीक है, या फिर आईडी सेलेक्टर, ठीक है। एक आपने इससे पहले पढ़ा था जिसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है, वो एक अलग पार्ट हो गया। इसी तरह से आपने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर आपने और भी सिलेक्टर पढ़े हैं, जैसे स्यूडो क्लास सेलेक्टर, या आपने पढ़ा है स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। स्यूडो क्लास सेलेक्टर जैसे आपने ये पीछे पढ़ा था, यहीं से बल्कि मैं कॉपी करके उठा लेता हूँ। यहाँ पर तो नहीं है, इसके अंदर होगा आई थिंक। ये है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ स्यूडो एलिमेंट के अंदर, और यहाँ पर मैं ये लगा दूँ, ठीक है। और आपने पढ़ा था स्यूडो क्लास, स्यूडो एलिमेंट, ये है स्यूडो क्लास, इसको भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ स्यूडो क्लास सेलेक्टर। ठीक है भाई, स्यूडो क्लास सेलेक्टर्स आपने पढ़े, स्यूडो एलिमेंट आपने पढ़े। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हमें पढ़नी है, जैसे हमें पढ़ना है ग्रुपिंग सेलेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ पर पढ़ना है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर। तो कॉम्बिनेटर्स, या फिर कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, ठीक है। अब कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के अंदर ये चार तरह के कॉम्बिनेटर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन समझते हो आप? कॉम्बिनेशन समझते हो ना भाई? कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रवि कॉम्बिनेशन? आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर, आ रही है। तो रवि बताओ। रवि को नहीं आ रही शायद आवाज ना। हेलो। हाँ रवि, जी। किसे कहते हैं कॉम्बिनेशन? वे कॉम्बिनेशन कहते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों का एक साथ जमा होना, इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन तो कहते हैं। जैसे जलेबी को आपने किससे मिला दिया? रबड़ी के साथ मिला दिया, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन तो हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि सीएसएस के जितने सेलेक्टर्स हैं, आप उन सेलेक्टर्स को एक साथ लिखो। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था नेम सेलेक्टर, ठीक है, और आपने उसके साथ मिला दिया किसको? आईडी
या क्लास सेलेक्टर को। ठीक है, आपने उसके साथ किसको मिला दिया? क्लास सेलेक्टर को। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि H1। ठीक है, H1, तो ये तो H1 टारगेट होगा। लेकिन आपने यहाँ पर लिखा H1 और स्पेस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर किसी क्लास का नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल टाइटल। ठीक है, H1 स्पेस टाइटल। या आपने यहाँ पर लिखा सेक्शन स्पेस बटन। ठीक है, या आपने यहाँ पर लिखा कि डॉट रैपर। ठीक है, डॉट डॉट कंटेनर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखो क्या किया, यहाँ पर एक H1 ये एलिमेंट है और ये क्लास है, यहाँ पर ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, यहाँ पर ये क्लास है और ये क्लास है। तो दो क्लास सेलेक्टर का एक साथ जमा होना, या दो एलिमेंट सेलेक्टर का एक साथ जमा होना, या एक एलिमेंट और एक क्लास का एक साथ जमा होना, कैसे भी, है ना, जितने भी आपने अभी तक सेलेक्टर्स पढ़े थे वो सब अगर एक साथ जमा हो गए, जैसे आपने यहाँ पर लिखा था कि कॉलन एल आई कॉलन, और यहाँ पर आपने लिखा हवर। ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है। क्यों? क्योंकि एल आई कौन है? एलिमेंट सेलेक्टर। और कॉलन हवर क्या है? सेओडो क्लास है। समझे भाई? इसी तरह आपने यहाँ पर लिखा कि सेक्शन कॉलन कॉलन आफ्टर। तो ये क्या है? कॉम्बिनेटर सेलेक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना है दो सेलेक्टर्स का, एक है ये एलिमेंट सेलेक्टर सेक्शन, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉलन कॉलन आफ्टर जो लगाया है, ये क्या है? सेओडो एलिमेंट। समझे भाई? तो इस चीज को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन को कोई बनाने वाला भी है। कौन है बनाने वाला? देखो यहाँ पर H1 और डॉट टाइटल के बीच में कौन है? स्पेस। कौन है भाई? स्पेस। तो स्पेस क्या बना? कॉम्बिनेटर। क्या बना भाई? कॉम्बिनेटर। यहाँ पर भी सेक्शन और बटन के बीच में कौन है? स्पेस। तो एक कॉम्बिनेटर है। इसी तरह से यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेकिन हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। तो फिलहाल हम कॉम्बिनेटर की बात कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेटर चार तरह के हैं यहाँ पर। एक है स्पेस। क्या है भाई? स्पेस यानी ये। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेटर है। इसी तरह से एक कॉम्बिनेटर है जो है प्लस। इसी तरह से एक कॉम्बिनेटर है जो है टिल्ड। और इसी तरह से एक कॉम्बिनेटर है जो है ये ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन को मैं ऊपर रखता हूँ। तो एक है स्पेस, एक है ग्रेटर देन, एक है प्लस, और एक है ये टिल्ड। इसको क्या कहते हैं भाई? इसका नाम है, देखो ये टिल्ड। ठीक है, और ये इसका नाम तो आपको पता है ही, प्लस। और इसका नाम है, इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन साइन। और ये वाला स्पेस है। ठीक है, स्पेस। यहाँ पर स्पेस को कैसे लिखूं मैं? स्पेस को मैं यहाँ पर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इसका स्पेस, ग्रेटर देन, प्लस और टिल, ये चार तरह के कॉम्बिनेटर है। मतलब कि इस बात का ये मतलब है कि सेक्शन और बटन के बीच में अभी क्या है? स्पेस है। लेकिन यहाँ पर प्लस भी आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? प्लस भी आ सकता है। यहाँ पर देखो डॉट रैपर और डॉट कंटेनर के बीच में क्या है? स्पेस है। लेकिन यहाँ पर टिल्ड सिंबल भी आ सकता है। समझे भाई? इसी तरह से H1 स्पेस डॉट टाइटल। तो क्लास और H1 के बीच में यहाँ पर क्या है? स्पेस है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन भी आ सकता है। स्पेस, ग्रेटर देन, प्लस और टिल्ड, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। और ये सब यहाँ पर क्या कहलाएंगे? कॉम्बिनेटर कहलाएंगे। ठीक है, और इन चारों से एक नई चीज टारगेट होगी। ठीक है, इन चारों से कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप स्पेस लिखते हो, अगर आप स्पेस लिखते हो, यानी आप दो चीजों के बीच में स्पेस ऐड करते हो, तो एक अलग चीज टारगेट होगी। अब हम इसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने लिखा कि एक यहाँ पर आपके पास सेक्शन है, और यहाँ पर एक यूएल है, और यहाँ पर एक एल आई है, और उसके अंदर लिखा हुआ है होम, और यहाँ पर है अबाउट, और यहाँ पर है सर्विसेज, और यहाँ पर है
ब्लॉग्स और यहाँ पर है कॉन्टेक्ट। ठीक है। इसी तरह यूएल के बाद बाहर जाओगे तो यहाँ पर एक डिव है, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, लॉरेम 4। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। ठीक है भाई। इसी तरह से एक पैराग्राफ यहाँ पर भी है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आफ्टर डिव टैग पैराग्राफ। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनसाइड डिव टैग। ठीक है। और यहाँ पर एक पी और ऐड कर देता हूँ मैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आफ्टर यूएल टैग। ठीक है भाई, ये लिख दिया देखो मैंने। और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है भाई, देखो सब कुछ यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये सारे पैराग्राफ्स यहाँ पर आ गए और ये एलआई पे आ गए। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इन कॉम्बिनेटर को यूज क्यों करेंगे। तो देखो, आपको जब भी किसी एलिमेंट को टारगेट करना है, उसको डिजाइन देना है, मान लो इसको इसको या इसको किसी को भी डिजाइन देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्लास लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आप एक क्लास लगाओगे जिसका नाम आप कुछ भी रखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास का नाम रखा डेमो, तो आप यहाँ पर आओगे, डॉट लगाकर डेमो को टारगेट करोगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपने लिखा बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब आप देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हुआ है। अब मान लो ये आपको कहीं और करना था, यहाँ पर नहीं करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या आपको कहीं और कुछ और डिजाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको इस वाले आफ्टर डिव को कुछ और डिजाइन देना है, तो आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप लिखोगे आफ्टर डिव, कोई मतलब कोई क्लास आप बनाओगे इसके अंदर। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, उस क्लास को टारगेट करोगे, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आप लगाओगे लाइट ब्लू, इस तरह से, या कुछ भी आप कोई डिजाइन लगाओगे तो उसके ऊपर इस तरह से डिजाइन जाएगा। तो सोचो आपको आपका काम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। आपको जब भी कोई डिजाइन देना है, कोई डिफरेंट डिजाइन किसी दूसरे एलिमेंट को देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको क्लास या आईडी या किसी भी तरीके से आप उसको टारगेट करोगे, देन आप उसको सीएसएस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको हर बार कोई क्लास लगानी पड़ेगी, या है ना, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो इसी क्लास से बचने के लिए, इसी रिपीटेशन ऑफ क्लासेस से बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने कॉम्बिनेटर्स को मतलब ऐड किया है सीएसएस के अंदर। तो इससे क्या फायदा होता है कि आप विदाउट क्लास इसको टारगेट कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो विदाउट एनी क्लास। ठीक है। जिसके लिए कोई भी क्लास ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपने जो nth चाइल्ड पढ़ा था, सीओडो क्लासेस पढ़ी थी, उसका यूज करके, या जो आप अब कॉम्बिनेटर पढ़ने वाले हो उसका यूज करके, है ना, क्लासेस को ऐड किए बिना एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। यहाँ से आपने लिखा कि पी टैग को टारगेट करो, पी टैग को टारगेट करो। आपने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड कलर, उसका क्या कर देना, येलो कर देना। तो देखो क्या हुआ, जितने भी पी टैग थे, जितने भी पी टैग थे यहाँ पर, सबको इसने टारगेट कर लिया। इवन के आफ्टर यूएल टैग जो है उसको भी टारगेट किया, और आफ्टर डिव टैग जो पैराग्राफ था उसको भी टारगेट किया, और जो पैराग्राफ डिव टैग के अंदर है सबको टारगेट किया। अब ये तो आपको नहीं चाहिए, है ना। आपको तो सिर्फ उन पी टैग को टारगेट करना है जो डिव के अंदर है। मान लो सिर्फ इन वाले पी टैग को टारगेट करना है जो डिव टैग के अंदर की तरफ है। ठीक है, इनको टारगेट करना है, इसको। और ये जो पी टैग डिव के बाद है, डिव के बाद मतलब डिव के क्लोज होने के बाद, इस क्लोजिंग टैग के बाद जो पी टैग है, इसको टारगेट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उन पी टैग को टारगेट करना है जो डिव टैग के अंदर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप कॉम्बिनेशन, अब ये तो कॉम्बिनेटर नहीं हुआ ना भाई, देखो ये तो कॉम्बिनेटर नहीं हुआ। ठीक है, कॉम्बिनेशन कब बनेगा, जब दो या दो से ज्यादा सिलेक्टर्स आएंगे। तो मान लो आपने यहाँ पर लिखा कि उन पी टैग को टारगेट करो जो डिव टैग के अंदर है। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस वाले इस स्पेस को यूज करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पर बोलोगे, आपको देखो किसको टारगेट करना है, इन वाले पी को टारगेट करना है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से बोलना पड़ेगा कि उन पी को टारगेट करो जो डिव टैग के अंदर है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाला पी, क्या ये डिव टैग के अंदर है, नहीं, ये तो सेक्शन के अंदर है, और यूएल के बाद है, यूएल के क्लोज होने के बाद है। इसी तरह ये वाला पी देखोगे तो ये तो डिव टैग के अंदर नहीं है, डिव टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वाले पी है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा तरीका इख्तियार करें कि ऐसे पी हम कुछ शर्त रख दें यहाँ पर कि वो पी इस तरह से होना चाहिए कि वो चाइल्ड बन रहा हो डिव टैग का। अब ये देखो, ये डिव टैग है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ये सारे के सारे पी इस डिव के चाइल्ड बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से बोलना है कि वो पी
जो div का चाइल्ड है, ठीक है, या div के अंदर जो p है, इस तरह से आप इसको समझो, div के अंदर जो p है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने यहां पर अगर लिखोगे p तो सारे p टारगेट होंगे, लेकिन अगर आपने यहां पर उससे पहले लिख दिया div, तो इस बार सिर्फ और सिर्फ वो पी टारगेट होगा जो डिव के अंदर हो, यानी डिव का चाइल्ड बन रहा हो। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो देखो इस बार ये वाला भी पी टैग है, आफ्टर यूएल टैग। इसी तरह ये वाला आफ्टर डिव टैग पैराग्राफ, लेकिन इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये डिव के अंदर नहीं है, डिव के अंदर नहीं है, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर्स यहाँ पर चार थे, जिसमें से एक ये है स्पेस। आपने यहाँ पर क्या लिखा था भाई? स्पेस लिखा था, ठीक है। अगर स्पेस नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इस बार इसका मतलब हो गया कि एक ऐसे टैग को टारगेट करो जिसका नाम div p है, जिसका नाम div p है। लेकिन ऐसा तो कोई टैग होता नहीं है, तो आपने या तो टैग होता है p या टैग होता है div, ठीक है। या तो p होगा या फिर होगा div। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि div के अंदर, अंदर किस तरह से लिख रहे हो आप? स्पेस लगाकर, ठीक है। ये इनसाइड कैसे बता रहे हो आप? p लगाकर। आपने यहाँ पर बोला कि ऐसे p जो div का चाइल्ड हो, तो आप यहाँ पर कैसे बता रहे हो उसको? स्पेस लगाकर। तो स्पेस यहां पर क्या है? यह है कॉम्बिनेटर। क्या है ये? कॉम्बिनेटर। भाई देखो कॉम्बिनेशन तो बना ना, एक डिव है और एक पी है, दोनों एलिमेंट सेलेक्टर है, ठीक है। लेकिन दो कॉम्बिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? दो या दो से ज्यादा सेलेक्टर होने चाहिए। तो एक सेलेक्टर ये है डिव और एक पी है, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन बना रहा है? ये स्पेस, ठीक है। तो देखो ये टारगेट हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्पेस की जगह पर लिख दूं, स्पेस की जगह पर लिख दूं क्या? प्लस। स्पेस की जगह पर क्या लिख दूं भाई? प्लस। तो अब इसका मतलब बदल जाएगा, समझे भाई? अगर मैं स्पेस को हटाकर, इस वाले स्पेस को नोटिस मत करना, या इधर वाले स्पेस को भी, ये इस बार स्पेस की जगह पर क्या आ गया? प्लस आ गया। तो इसका मतलब इस बार बदल गया, और इसका मतलब हो गया सिबलिंग, ठीक है। इस बार इसका मतलब क्या हो गया? कि ऐसे पी को टारगेट करो जो डिव का सिबलिंग हो, जो डिव का सिबलिंग हो, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो पी है, ये सिबलिंग सिबलिंग है किसका? इस डिव का। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, यहां पर मान लो एक दो और पी है, यहां पर तीन पी हैं। तो क्या सब पे अप्लाई होगा? नहीं, सब पे अप्लाई नहीं हुआ, इस पे भी अप्लाई नहीं हुआ, इस पे भी अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले पे अप्लाई हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्लस लगाते हो तो प्लस एक ऐसे पी को टारगेट करेगा जो डिव के फौरन बाद है, जो डिव के फौरन बाद है। अगर मैं यहाँ पर एक स्पैन टैग या बी टैग या कोई भी एक टैग ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लॉरेन 5 लिखा, तो क्या अब इस वाले पी के ऊपर ये कलर अप्लाई हुआ? नहीं, इस बार भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार डिव और पी के बीच में एक बी टैग आ गया, है ना। तो ये शर्त पाई नहीं गई। यहां पर शर्त क्या थी? प्लस ऐड किया था आपने, और प्लस का मतलब होता है कि एक ऐसा पी जो डिव के फौरन बाद हो, बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट ना हो, फौरन बाद हो। तो अगर मैं इस वाले पी को ऊपर रख दूं, तो इस बार ये वाला पी डिव के क्लोज होने के फौरन बाद है, ठीक है। तो सीएसएस अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर फौरन बाद नहीं है, मान लो बीच में क्या आ गया? एक बी टैग आ गया। इस बार देखो बी टैग है, उसके बाद पी है, डिव के बाद पहले क्या है? बी है, फिर पी है। तो इस बार क्या अप्लाई हुआ? नहीं, अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शर्त यहाँ पर क्या थी? प्लस आपने यूज किया था, और प्लस की शर्त ये होती है कि फौरन बाद होना चाहिए, बीच में किसी दूसरे एलिमेंट का कोई बीच में कोई दूसरा टैग नहीं होना चाहिए, समझे भाई? लेकिन अगर आपने यहाँ पर प्लस की जगह पर यूज कर दिया टिल्ड, क्या यूज कर लिया भाई? टिल्ड। अब टिल्ड का मतलब अलग है। टिल्ड का मतलब क्या है? कि डिव के क्लोज होने के बाद, इस बार इसका मतलब क्या हो गया? कि डिव के बाद जितने भी पी टैग हैं सबको टारगेट कर लो। और यहाँ पे इस तरह की कोई शर्त नहीं कि फौरन बाद हो या फौरन बाद ना हो, ठीक है। बल्कि चाहे फौरन बाद हो, जैसे ये वाला पी टैग, ये फर्स्ट वाला फौरन बाद है, और ये वाले दोनों पी टैग ये फौरन बाद नहीं है, लेकिन डिव के बाद है। देखो डिव के बाद है, नहीं है? ये डिव यहाँ पर खत्म हुआ, इसके बाद ये पी है, उसके बाद बी है, उसके बाद पी, उसके बाद पी। तो ये वाला पी, ये वाला पी भी इस डिव के बाद है, और ये लास्ट वाला पी भी किसके बाद है? इस डिव के बाद है। पहले तो नहीं है ना भाई? भाई ये पी सारे यहाँ पर शुरू में तो नहीं है ना, बाद की तो शर्त है, बाद में होने चाहिए। तो तीनों को इसने टारगेट कर लिया। इवन यहाँ पर बीच में एक एक्स्ट्रा बी टैग भी है, तब भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो टिल्ट का मतलब यह है कि पी जितने भी डिव के बाद हैं, जितने भी पी डिव के बाद है उन सबको टारगेट कर लेना, उनके ऊपर ये वाला सीएसएस अप्लाई कर देना। ठीक है। अब रही बात इसकी कि ग्रेटर देन क्या करता है, ग्रेटर देन क्या करता है, तो इसको समझो। देखो मान लीजिए यहां पर डिव के अंदर आपने बोला था, देखो यहां पर अगर मैं स्पेस लगाता हूं, वापस से मैंने यहां पर एक स्पेस लगाया, तो यहां पर कौन से पी टारगेट हुए, जो डिव के अंदर है, जो डिव के अंदर है। ये भी इनसाइड डिव, इनसाइड डिव, इनसाइड डिव, इनसाइड डिव, इनसाइड डिव, छह के छह टारगेट हो गए। छह टैग थे ना, छह पी टैग थे। देखो एक दो तीन चार पांच छह, तो ये छह के छह टारगेट हो गए क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेस लगाया था। लेकिन मान लो यहाँ पर तीन पैराग्राफ के बाद एक दूसरा सेक्शन टैग आ गया और उसके अंदर फिर से पी टैग है। यहां पर मैं लिख देता हूं इनसाइड सेक्शन, इनसाइड डिव। ठीक है, एक दो तीन, तीन पी टैग लगा दिए मैंने। तो देखो ये वाले जो तीनों पी टैग हैं इनके ऊपर भी अप्लाई हो गया, इनके ऊपर भी ये कलर अप्लाई हो गया। हालांकि आपने यहाँ पर ऊपर क्या बोला था, स्पेस लगाकर आपने बोला था कि जितने पी डिव के अंदर है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये तीनों पी डिव के अंदर है, हाँ देखो डिव के चाइल्ड है। और ये वाले पी भी किसके अंदर है, डिव के अंदर है। लेकिन ये तीनों पी तो डिव के अंदर नहीं है ना, सेक्शन के अंदर है। तो इनके ऊपर कैसे कलर आ गया, तो इसकी वजह यह है कि स्पेस जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चाइल्ड को टारगेट करता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाले ऊपर वाले तीनों पी जो हैं ये डायरेक्ट चाइल्ड है इस डिव के, और ये वाले पी भी डायरेक्ट चाइल्ड हैं इस डिव के। लेकिन ये जो तीनों पी हैं, पी टैग जो हैं, ये पहले डायरेक्ट चाइल्ड किसके हैं, सेक्शन के। डिव के डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये सेक्शन के डायरेक्ट चाइल्ड है, और उसके बाद सेक्शन चाइल्ड है डिव का। लेकिन देखा जाए तो ये पी पी टैग डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इस डिव के चाइल्ड है। भाई इन तीनों का पेरेंट कौन है, सेक्शन, और सेक्शन का पेरेंट कौन है, डिव। तो डिव भी किसका पेरेंट हुआ, इन तीनों का भी पेरेंट हुआ। ठीक है। तो यहां पर स्पेस का मतलब होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के चाइल्ड को ये टारगेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले पी के अंदर फिर से जाऊं और मैं यहाँ पर फिर से कोई एक टैग लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगाया हेडर, अगरचे हेडर यहाँ लगता नहीं है लेकिन मैंने लगा दिया, और मैंने यहाँ पर लिखा कि मैंने यहाँ पर लिखा इनसाइड हेडर। तो आप देखो इनसाइड हेडर को भी इसने टारगेट किया है और उसके ऊपर भी कलर को अप्लाई किया है ना। हालांकि पी, ये वाला पी टैग डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है डिव का, बल्कि इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन है, ये डिव, ये हेडर। और हेडर का पेरेंट कौन है, सेक्शन, और सेक्शन का पेरेंट है डिव। लेकिन लेकिन इस पी का टैग जो पेरेंट है वो हेडर, मतलब ये डिव इनडायरेक्टली इस पी का भी पेरेंट है। कैसे, क्योंकि वो पेरेंट है सेक्शन का, और सेक्शन पेरेंट है हेडर का, और हेडर पेरेंट है पी का। तो देखा जाए तो डिव भी इस वाले पी का पेरेंट होगा। ठीक है। तो स्पेस का मतलब यहां पर ये होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैग को, यानी दोनों तरह के पी टैग को ये टारगेट कर लेता है स्पेस। ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां पर लगा दिया ग्रेटर देन, क्या लगा दिया भाई, स्पेस की जगह मैंने लगा दिया ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब बदल जाता है। ग्रेटर देन का मतलब सिर्फ एक होता है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट पी को टारगेट करना, इनडायरेक्ट को टारगेट मत करना। यानी जितने पी डायरेक्ट चाइल्ड होंगे डिव के उनको टारगेट करना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये तीनों पी डायरेक्ट चाइल्ड है डिव के, इसी तरह से ये वाले तीनों पी भी डायरेक्ट चाइल्ड है किसके, डिव के। लेकिन ये जो तीन पी सेक्शन के अंदर हैं ये तीनों डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है डिव के। इसी तरह से जो पी हेडर के अंदर है वो भी इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। तो क्या होगा, देखो, तो इस बार इसने ऊपर वाले तीन पी पी के ऊपर कलर अप्लाई किया, नीचे वाले पे अप्लाई किया। जो तीन पी टैग सेक्शन के अंदर थे उस पर अप्लाई नहीं किया, इस पर भी और इस पर भी। और जो पी टैग हेडर के अंदर था उस पर भी अप्लाई नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं थे, है ना। तो अब इन चारों का एक नाम है, क्या नाम है इन चारों का, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसे हम कहते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है। डिसेंडेंट का मतलब होता है ऑल औलाद, आल औलाद। ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, देखो ये एक बंदा है, ठीक है, इसके दो दो लड़के हैं, एक ये और एक ये। ठीक है। इसी तरह से ये और इसके दो लड़के हैं, इसके भी दो लड़के हैं। ठीक है, या दो बच्चे हैं, एक ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। ठीक है। तो अगर
इस बंदे की हम बात करें तो इसके 6 बेटे हैं। इसके कितने बेटे हैं? टोटल इसके 6 लड़के हैं। कैसे? कि दो इसके डायरेक्ट लड़के हैं, फिर उनके दो दो लड़के हैं, ये ये। ठीक है, तो 4 ये और 2 ये, कितने हो गए टोटल? 6। तो ये 6 के 6 बेटे माने जाएंगे किसके? इसके। ठीक है, इसकी औलादे मानी जाएंगी। ठीक है, इसकी औलाद मानी जाएंगी 6 बेटे। ठीक है, लेकिन मतलब उसके डिसेंडेंट औलाद मानी जाएगी, औलाद है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट चाइल्ड को देखोगे आप, यानी लड़कों को देखोगे, तो इसके कितने लड़के हैं टोटल? 1 और 2। ठीक है, ये और ये और ये और ये क्या है? इसके पोते हैं। इसके लिए क्या बैठेंगे भाई? ये पोते। बेटे तो एक ये है और एक ये है, दो ही तो है। लेकिन अगर औलाद की बात करोगे आप, तो डिसेंडेंट, यानी अगर डिसेंडेंट की बात करोगे तो 1 2 और फिर उनके दो दो, 1 2 3 4। ठीक है, 4 और 2 6, इस तरह से। और अगर मान लो इनके भी दो दो बच्चे हैं, ठीक है, इसके भी दो और इसके भी दो, तो ये टोटल 8 और 4 कितने हो गए? 12 और 2 14। तो इसके टोटल कितने माने जाएंगे औलाद? 14। समझे भाई? तो अगर औलाद की बात करोगे तो 14 है, लेकिन अगर बेटे की बात करोगे सिर्फ और सिर्फ, तो एक और ये 2। ठीक है भाई? तो सेम मेथड यहां पर भी है कि जो स्पेस है वो डिसेंडेंट की बात करता है, यानी वो, अगर आपने यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लगाया पी, वो स्पेस, तो स्पेस में क्या होगा कि ऐसे पी भी टारगेट हो जाएंगे जो चाइल्ड है, यानी ये वाले, और जो चाइल्ड के चाइल्ड हैं, ये और ये, इनको भी टारगेट कर लेगा। और जो उन चाइल्ड के चाइल्ड हैं उनको भी टारगेट कर लिया जाएगा, यानी ऐसे पी को भी टारगेट कर लिया जाएगा जो चाइल्ड के चाइल्ड के चाइल्ड हो, या चाइल्ड के चाइल्ड हो। कोई डाउट है भाई? डिसेंडेंट की बात है किसके अंदर? स्पेस के अंदर। तो अगर आपने स्पेस लगाया है तो वो डायरेक्ट चाइल्ड और उनके चाइल्ड को और उनके चाइल्ड को सबको टारगेट कर लेगा। ऐसे पी जो चाइल्ड हो या चाइल्ड के चाइल्ड हो, या ऐसे पी जो चाइल्ड के चाइल्ड हो, सबको टारगेट कर लेगा। सही है? बोलो भाई। यस सर। लेकिन अगर आपने लगाया है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात होती है डायरेक्ट चाइल्ड की। ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड, इसके अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों की बात होती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों की बात, और इसमें बात होती है ओनली डायरेक्ट चाइल्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसको बोला जाता है चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसको मैं शुरू में ही रखता हूँ, जो मैंने उसको शुरू में रखा है ना, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसको बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, यानी ओनली डायरेक्ट चाइल्ड को ये टारगेट करता है। लेकिन अगर आपने प्लस यूज किया, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडजसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, यानी फौरन बाद वाला सिबलिंग। ठीक है, यानी ऐसा पी, अगर आपने यहाँ पर क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया, तो इसका मतलब ऐसा पी जो डिव के फौरन बाद हो। ठीक है, जो डिव के फौरन बाद हो। तो अगर आप यहाँ पर प्लस लगा रहे हो तो इसका मतलब डिव के फौरन बाद ये वाला पी है, तो इसको टारगेट करेगा। ये इसको टारगेट नहीं करेगा क्योंकि ये तो पी है ही नहीं। पहली बात तो यहीं पर ये आ गई कि बी है, ये तो पी टैग है ही नहीं, ये तो बी है। और उसके बाद इन दोनों को भी टारगेट नहीं करेगा क्योंकि ये फौरन बाद नहीं है। फौरन बाद तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेक्टर। एडजेसेंट मतलब मिला हुआ, ऐसा सिबलिंग, ऐसा सिबलिंग जो बिल्कुल मिला हुआ हो, ऐसा पी जो बिल्कुल मिला हुआ हो डिव से। समझे भाई? इसी तरह से अगर आप टिल्ड का यूज करते हो तो इसको हम बोलते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। यानी, ठीक है, एक हो या मल्टीपल हो, सबको टारगेट कर लेगा। ठीक है,
अगर आपने यहाँ पर क्या यूज किया, प्लस की जगह पर क्या यूज किया भाई, टिल्ड का साइन यूज किया आपने। तो टिल्ड का साइन का मतलब यह है कि सारे के सारे पी टैग को टारगेट कर लेगा जो भी डिव के बाद हैं, जो भी डिव के सिबलिंग बन रहे हैं। तो अगर इस